नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और न्यूज 18 पर हम इलेक्शन की मेगा कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं। लेकिन 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन इस 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है, यह बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सारथी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 पार का जो नारा है वो विपक्ष को फंसाने के लिए था। ये स्ट्रैटेजी क्या सफल भी हुई है? एक तरह से अब डिस्कशन ये हो रहा है कि 400 पार आएंगे मोदी, नहीं आएंगे, बीजेपी कितनी आएगी। क्या ये सिर्फ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की प्लानिंग भी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम एक लक्ष्य लेकर के चलेंगे और वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और वो लक्ष्य हम लोगों ने 400 पार यानी 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आए और बाकी एनडीए की, और हम 400 पार करें और उसी लक्ष्य को लेकर के हम चले। यह इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वह उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो ये है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलझ गया कि 400 पार नहीं करेंगे, 400 पार नहीं करेंगे, यानी हम 400 पार लायक हैं, ये उन्होंने इनडायरेक्टली कमिट कर लिया। और वह हमारी पोटेंशियलिटी, हमारा पोटेंशियल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिबेट करते रहे। और उनको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतीय जनता पार्टी इतना सामर्थ्य रखती है कि वो कर भी सकती है। इसीलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे। लेकिन उन्होंने फिर उलझा भी दिया। उन्होंने बोला कि ये 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्षण को ही समाप्त करना चाहती है। ये नैरेटिव बिल्डिंग करी। ये देखिए, कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का और ये सभी पार्टियों का शुरू से ये रवैया रहा है। दे नेवर प्ले अ पॉजिटिव गेम, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये शून्य है, दे आर ब्लैंक। लेकिन बीजेपी भी ट्रैप हो गई इस एजेंडे के। ट्रैप नहीं हुई। हमें मालूम है कि इस तरीके के षड्यंत्र रचते रहेंगे और हमको उन षड्यंत्रों को स्पेड लोगों के सामने स्पष्ट करना है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने इसको एक बड़ी खाद पानी भी दी। वो तो इकोसिस्टम इसी खाद पानी पर ही तो जीवित है पिछले 70 साल से, जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी रही है। यही इकोसिस्टम तो है। और इसी इकोसिस्टम से लड़ करके पिछले 10 वर्षों से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और मजबूती से हर कदम में आगे बढ़ रहे हैं और वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाहता है। मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा बन गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है पूरे चुनाव के अंदर 6ठे राउंड तक? पूरे 7वें राउंड में भी रहेगा जी। ये उनको बेचारे वो सोते उठते गाते मोदी जी को ही याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके साथ वो टक्कर ले नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसी शख्सियत, ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनका लोहा देश मानता है और दुनिया उनको अनुकरण करती है, देखती है, समझती है, उनकी बातों को फॉलो करती है। तो ऐसे लोगों की चर्चा वो अगर ये मोदी राग ना लापे या मोदी जी के बारे में दिन रात बात न करें तो और करेंगे क्या? जी, उन्होंने कोई पॉजिटिव एजेंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं। लेकिन पॉजिटिव एजेंडे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से 6ठे राउंड तक बार बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस, इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन जो है वो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को कर रहा है। और बहुत सारे आपके नेताओं के बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का, मैं एक एक करके बयान क्या सबके बोलूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चुनाव को आप विकास से तुष्टीकरण की तरफ ले गए? और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। देखिए, ये बात सच्चाई है। सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा बतौर प्रधानमंत्री 10 साल, और 10 साल में उन्होंने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला सबकी चिंता की। और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लॉन्च की, उसका एक मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में षड्यंत्र पूर्वक, शब्द मेरा सुनिएगा, षड्यंत्र पूर्वक, चालाकी से फिर से विभाजन की बीज को बोने का काम किया। हमारा आइडियोलॉजिकल झगड़ा क्या है? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। दिस इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। उनका नारा क्या है? डिवीजन एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। जब सबको सारी चीजें मिल रही हैं, और हमें उसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों? क्योंकि हम जितना ये चर्चा करेंगे उतना सोसाइटी डिवाइड होती है। अब समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि अगर मुसलमानों को आरक्षण मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा? ऐसा है ना, मैं यही कह रहा हूं, अगर देश निकल जाएगा हाथ से तो क्या चला जाएगा? ये इसी के बराबर तो है। मुस्लिम लीग ने क्या, मुस्लिम आरक्षण हो जाएगा तो देश हाथ से निकल जाएगा? मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? मुस्लिम लीग का नारा क्या था? स्पेशल इलेक्टोरेट, यस, स्पेशल रिजर्वेशन, यस। पाकिस्तान बन गया। मोदी जी ने सबको दिया, एक किसी को भी नहीं कहा कि ये घर मैंने मुसलमान को दिया, भारत के नागरिक को दिया। कभी नहीं कहा उन्होंने कहा भारत के नागरिक को दिया। सोच और शब्द मानसिकता को बताते हैं। चावल का एक दाना चावल की किस्म को बताता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने। एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सबकी संपत्ति को बांट देगी। सैम पित्रोदा साहब का भी इस पे बयान आया। कांग्रेस कह रही कि हमारा ये आइडिया नहीं है, लेकिन बीजेपी आइडिया लाई कहां से है? राहुल के मुंह से। राहुल ने बोला, उन्होंने बोला कि हम ये फिर से देश के रिसोर्सेज को हम एनालिसिस करेंगे और देश के रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसका कोई और अर्थ होता हो, शायद इटालियन में कोई और अर्थ होता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत और इंग्लिश में और हिंदी में इसका मतलब यही निकलता है कि देश की संपत्ति को हम फिर से रीअसेस करेंगे, उसको हम रिव्यू करेंगे, एक्सरे करेंगे और फिर हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरी संपत्ति भी देखेंगे, मेरी जमीनें भी देखेंगे, और मेरे पास जो छोटी बड़ी जमीन है उसको लेकर के बांटने का काम करेंगे। एक आधी अंगूठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे। जी, लेकिन आपने बड़ा दिलचस्प इसका जवाब दिया। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं जी, फैक्चुअल। लेकिन फिर बीजेपी ने तो बोला कि आपसे लेंगे। उन्होंने मतलब बीजेपी का कहने का तात्पर्य था बहुसंख्यक से देंगे और अल्पसंख्यकों को दे देंगे, यदि ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, ये पीएम ने कहा। ऐसा ना कि उन्होंने कहा ना कि वी विल गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू मुस्लिम्स, टू माइनॉरिटीज। तो इसका अर्थ क्या बनता है? हम क्या सोचेंगे इसमें से? बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कई बार बोल चुकी है कि पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। ऐसा है, इसीलिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना, क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके, आप भारत की बातों को ठीक ढंग से रख नहीं सके, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहे और हजारों लोगों की शहादत देनी पड़ी है। आज मोदी जी की राज में घर में घुस करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें लगी है और भारत की जनता ने इस पर अपनी मुहर लगाई। पर वो कहते हैं कि थोड़ा डरना भी चाहिए, परमाणु बम है पाकिस्तान। तो इसीलिए आपको घर बैठा दिया ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा है ना आंखें ऊपर उठा के बात करेंगे ना नीचे झुका के बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे। केजरीवाल ने आजकल देश का माइंड स्पेस और बीजेपी का भी माइंड स्पेस काफी ले रखा है। आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा सांसद है। हम बीजेपी ने नहीं ले रखा है जी, वो जिनका नाम आप लेने वाले हैं जी उन्होंने ले रखा है जी। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, आप खुद राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं जी। जिस दिन लखनऊ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया तो आप चुपके माइक बाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे? एक बार अखिलेश को दिया, एक बार संजय सिंह को दिया। आप चुप क्यों थे? वह विजुअल निकाल करके आप देखिए, वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सके। और केजरीवाल हो या इनकी पार्टी हो, इनको एक आदत है कि जब ये फंस जाते हैं तो ये सीधे कहते हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, बीजेपी ने षड्यंत्र रचा। ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। घर तुमसे संभलता नहीं है, धक्के देकर के तुम लड़की महिला को निकालते हो, घर धक्के देने का काम तुम्हारा है।
तुम्हारे लोग मिल करके उनको बाहर करते हैं। वहां गाली गलौज हो रही है, वो आपका टेप में, उन्होंने जो टेप लीक किया है उसमें भी आ रहा है। तो ये सब चीजें तुम्हारे घर में हो, तुम्हारे घर में चीफ सेक्रेटरी पिट जाए दिल्ली सरकार का, ये तुम्हारे घर की संस्कृति है। इस तरीके के रीति रिवाज है, एक थोड़ी ना इंसिडेंट्स है, हजारों इंसिडेंट्स हैं। तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी पोल तो कभी ना कभी खुलती है। क्या आपको लगता है कि ये विषय चुनावी फैक्टर भी बनेगा? कौन सा? स्वाति मालीवाल वाला? ये आम आदमी पार्टी के चरित्र को बताता है, कैरेक्टर को तो जब कैरेक्टर को बताता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव में भी लोग उसको देखते ही हैं। पर अरविंद केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों करते हैं कि वो हर चीज का ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर डाल देते हैं? अब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सब वोट अपने तरफ खींचने के लिए, अपने इज्जत आबरू को दांव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए, ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर देखिए, पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता, उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी, तो मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि बात क्यों नहीं करते, वो दूसरी तरफ क्यों उसको डाइवर्ट करते? वो इमोशनल कर रहे हैं पब्लिक को। वो कह रहे हैं कि देखिए, तो अब ये 21वीं शताब्दी की जनता ये इमोशनल नहीं होने वाली है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है क्योंकि कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी है, क्या आपको आपको लगता है स्पेशल ट्रीटमेंट है ये? निश्चित रूप से। क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए बाहर निकले हैं। वो 1 तारीख को वापस जाएंगे, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि इनको, इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है तो दिया है। पर एक सवाल मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि अगर 4 जून को इंडिया अलायंस जीत गया तो उन्हें जेल नहीं जाना, फिर उनको बेल मिल जाएगी। यानी कोर्ट को वो समझते हैं वो किसी सरकार से इन्फ्लुएंस होता है। वो उनकी कार्यशैली का तरीका है, ओबे और गेट लॉस्ट। तो वो सोचते हैं कि सत्ता में आते तो हम इनको कहते हैं हमारे डिक्टेट्स मानो, नहीं तो गेट लॉस्ट। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करती है। जी, मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स, आंध्रा और तेलंगाना, दोनों में हम अच्छा करेंगे। क्या हमारा नंबर जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सीट शेयर आएगा, सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी, आप सीट भी लगाएंगे। वी आर तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट? देखिए, कितनी तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास तो नंबर्स कुछ ना कुछ पहुंचे गए होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हमसे अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहां आपकी अच्छी नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही है। जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है। तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है। सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया। जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहाँ आइए, मैं यहाँ दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है। कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला हूं। जी, चलिए, चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका अभिषेक जी, इस बहाने मुलाकात हुई चुनाव के दौरान, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।